I am Niti Kumari and I am going to teach economics of class 12 CBSE board. So first of all, I show the syllabus for CBSE board. There are total 8 chapters and these are divided into 3 parts. First part is macroeconomics, related to macroeconomic, and second is Indian economic development, and the last is project work, which is given by the your school. तो पहले हम लोग का क्या है, सिलेबस को क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. पहला आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है. सेकंड आपको हो गया बी पार्ट में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है. और लास्ट जो है प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है. तो चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट में पहले क्या क्या है. तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक मतलब माइक्रो पहले हम लोगों ने पढ़ा है. तो माइक्रो मीन्स एक छोटे स्तर पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई एक इंसान कितना इनकम करता है, कितना आपको अर्न करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं. कितना इन्वेस्ट करता है, एक इंडिविजुअल लेवल पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं. और जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं तो हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते. उस वक्त हम लोग एक मतलब पूरी कंट्री में कितने लोग कितना इनकम कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो उससे आपको लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है. सेकेंड है आपको नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट से, इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट से में क्या है, आप नेशनल इनकम बारे में मैंने पहले ही बताया कि जब हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ते हैं, और नेशनल इनकम मतलब हर एक इंडिविजुअल कितना इनकम पा रहा है उसके बारे में बात करते हैं. तो आपका थर्ड चैप्टर हो गया मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है. इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. मनी एंड बैंकिंग में हम लोग किसी बैंक के बारे में बात करेंगे, रिजर्व बैंक के बारे में, कमर्शियल बैंक के बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अब इसमें क्या है, हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इसमें आपको लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. इसमें हम लोग गवर्नमेंट बजट क्या है और उसका इकोनॉमी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. इससे लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इससे भी आपको लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो टोटल हो गया इसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट 1 से आ रहा है. पार्ट ए से. पार्ट बी से हम लोग जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. इसमें क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मतलब कब से 1947 से लेकर 90 तक आपको डेवलपमेंट क्या क्या आपने फेस किया, 1947 का इकोनॉमी कैसा था और अभी जाकर कैसा है, उसके बीच में क्या क्या एक्सपीरियंस हमने झेला. इसमें से लगभग आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. एंड उसके बाद है आपको करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक, और अभी इसमें से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो इसका मतलब करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी मतलब अभी आप जो इंडियन इकोनॉमी है क्या क्या परेशानियों को झेल रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और उसके बाद है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जो हम लोग का कंट्री जो डेवलप करा, जो क्या क्या अनुभव मतलब जो डेवलपमेंट जो हमारा कंट्री जो जैसे पहले पिछड़ा हुआ था उससे फिर आगे बढ़ा, फिर और डेवलप किया, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो इसका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में इसमें डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे. तो इसमें से लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. और ये लास्ट पार्ट सी है जो प्रोजेक्ट वर्क जो कि स्कूल देता है, उससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो टोटल ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. तो ये फर्स्ट क्लास था जिसमें सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है. जब हम किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है. तो उसके बाद हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश करूँगी छोटा छोटा 10-10 मिनट्स का बनाऊँगी पहले कि एक टॉपिक पे, और लास्ट में पूरे चैप्टर का जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक जगह करके मैं डालूँगी. तो अगर आप लोगों को मेरा पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय. हेलो. फर्स्ट क्लास में मैंने अब सिलेबस बताया था कि सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या सिलेबस आता है. तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कुछ पोर्शन को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला हम लोग ये है चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है. ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं मैं बताती हूँ आप लोग.
तो सबसे पहले है ओवरव्यू। इसका हम लोग ओवरव्यू मतलब देख लेते हैं क्या क्या इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है कि हम लोग को इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ा। सेकेंड हो गया ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 का। सेकेंड ग्रेट डिप्रेशन 1929 जो हुआ था आपको, तो सबसे पहले हम लोग इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग को ये ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न यही है, मेन रीज़न है मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाने का कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 में हुआ था, तो उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। थर्ड है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इसमें बहुत सारे न्यू न्यू टर्म आएंगे जो हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक जो कि आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करा देती हूँ। तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी। इकोनॉमी क्या होता है? तो वो स्टडी ऑफ स्कार्सिटी मतलब कमी के बारे में पढ़ना, कि हमारे पास कितना इनकम है, हमारा कितना एक्सपेंडिचर है, हमारा डिमांड कितना है, हमारा सप्लाई कितना है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन अगर आता है लिखने तो व्हाट इज़ इकोनॉमी, ऐसे ये क्लास 11 का पोर्शन है, बट यहाँ पर बता देती हूँ इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं एज अ होल, ठीक है। तो इनकम क्या किस तरीके से होता है? इनकम आपको इंडिविजुअल लेवल का भी होता है और नेशनल लेवल पे भी होता है। तो इंडिविजुअल लेवल में हम लोग पर्सनल का बात करेंगे कि हाँ वो कितना इनकम कमा रहा है या कितना उसकी सैलरी है, इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जब हम भी नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे तो एज अ होल बात करेंगे, एक पर्सनल के बारे में नहीं बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन इधर आपको दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economy issues or economic problems at the level of an economy as a whole। इसका मैंने पहले बताया कि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक पर्सनल लेवल पे नहीं बात करते, हम लोग होल बात करते हैं। ये डिफाइन करता है कि क्या क्या इकोनॉमिक इशू है हमारे कंट्री में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मतलब एक पर्सनल का नहीं, हम लोग पूरे कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद आपको टॉपिक आ गया स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब बात होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज़रूरत ही क्यों पड़ा, इसका स्कोप क्या है, इसका इंट्रोडक्शन करने का ज़रूरत क्या था। तो सबसे पहला स्कोप है इसका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स से हम लोग क्या समझते हैं? मतलब हम लोग इसमें इसको लाना इसे जरूरत है क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमको ये पता करना हो कि हमारा इनकम कितना है और दूसरे कंट्री से कंपेयर करना होगा कि हमारे देश में लोग कितना इनकम का जनरेट कर रहे हैं और दूसरे के देश से कंपेयर कर, तो आप कैसे करिएगा? आप क्या पर्सनली किसी घर जा के आप वहाँ से पूछिएगा कि आपका कितना इनकम है, डाटा कलेक्ट कीजिएगा? तो इससे ये ईजी नहीं है, इसको कर पाना भी असंभव ही है, क्योंकि इसको करते करते शायद एक तो पॉसिबल भी नहीं और करिएगा तो सालों साल लग जाएंगे। तो इसलिए इसको लाना बहुत ज़रूरी था। और रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब क्या कि हमारे देश में कितना आपको एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कि इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, तो ये सब इसके अंदर हम लोग इसलिए ज़रूरी था इसको जानने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करना मैक्रो इकोनॉमिक्स को। सेकंड है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भैया क्या होता है? तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप इनकम जनरेट जो हो रहा है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो आप कुछ करोगे तभी इनकम जनरेट होगा। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप किस तरीके का काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो या आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, किस तरीके से आपको मतलब इनकम जनरेट हो रहा है। तो हम लोग इसके लिए ये ज़रूरी था, इसको एज अ होल हम लोग पढ़ने के लिए ज़रूरी था। उसके बाद थर्ड क्या है? थ्योरी ऑफ मनी। तो मनी के बारे में पढ़ने के लिए भी ये इसका ज़रूरी था मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाना, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ आपका स्कोप क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल होता है वो पॉइंट जहां आपको डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर आ जाता है, उस जगह पे जाकर हम लोग प्राइस लेवल को डिसाइड करते हैं। तो यही हो गया थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। फिर क्या है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल क्या है?
उसको इसके लिए पढ़ते हैं गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पॉवर्टी है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, अगर टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है। ये सब हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं, तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट के इसके अंदर इसका स्कोप हो जाएगा। उसके बाद 6 पॉइंट है आपको एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें क्या है, एक्सचेंज रेट क्या होता है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक्सचेंज रेट आपको जैसे हम लोग जो भी हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि हम पूरे जितना प्रोडक्शन हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, हम लोग इसको क्या करते हैं कि दूसरे देश में भी भेजते हैं, और दूसरे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लोग पूरा कंज्यूम नहीं करते, वो हमारे देश में इम्पोर्ट करते हैं और हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें जो एक्सचेंज रेट, उसमें कौन सा रेट डिसाइड होगा या जो भी, तो यहाँ पे जैसे हम लोग का रुपये कितना वैल्यू है, उसका डॉलर में कितना वैल्यू है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आपको थ्योरी ऑफ मनी में। लेकिन एक्सचेंज रेट में हम लोग क्या कर डिसाइड करते हैं कि कितना आपको एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पर कितना टैक्स लगाया जाए, ये सब हम लोग इसमें एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने क्या क्या कवर किया कि पहले तो हम लोग को मतलब मेन आपको क्यों आया, क्या ज़रूरत था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या ज़रूरत था लाने का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग समझ गए कि एज अ होल जब भी बात करेंगे, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, जब हम लोग पूरे नेशन की बात करते हैं, एज अ होल बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे आपको पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी बात कर रहे हैं, जब हम लोग एज ए होल बात कर रहे हैं तब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं। उसका स्कोप क्या क्या है वो भी मैं बता चुकी हूँ, स्कोप क्यों ज़रूरी है, क्या इसका है, तो मैं बता चुकी, बहुत सारा आपको 6 थ्योरी मैंने बताया था, तो ये सब इसकी वजह से ज़रूरी है। तो चलिए, आज से यहाँ तक ही हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और बाकी जो इसका और जो पोर्शन बचा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, और इस क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। क्या इम्पोर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक का, क्या ज़रूरत है हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक लाने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, और कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इसका मैक्रो इकोनॉमी का क्या ज़रूरत था, जब माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे तो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, एक छोटे स्तर पे बात करते हैं, लेकिन जब भी मैक्रो इकोनॉमिक पे बात करते हैं मतलब पूरे इकोनॉमी का बात करते हैं, पूरे लोगों का बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला इसलिए जरूरी था डिस्क्रिप्शन इकोनॉमी, इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्रो इकोनॉमी का आना बहुत ज़रूरी था कि कैसा इकोनॉमिक है, डेवलप्ड है, और अगर डेवलप नहीं है तो उसका रीज़न क्या है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, के लिए ये जरूरी था मैक्रो इकोनॉमी का आना। सेकेंड है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ये बता रहा है कि कितना आपको पहला हम लोग का इकोनॉमी कैसा था, वो किस किस जगह से गुजरा, और क्या क्या उसका ग्रोथ का, डेवलपमेंट का क्या लेवल है, और हम लोग को क्या करना चाहिए कि ताकि हम लोग का जो इकोनॉमी वो अच्छा हो सके। तो थर्ड फिर पॉइंट क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये इसका इसलिए मैक्रो इकोनॉमी जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। इसका आप जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उससे ये इसका स्टडी हम लोग किस में करेंगे, हम लोग माइक्रो इकोनॉमी में तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात करता है। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी था मैक्रो इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट था ये। फोर्थ पॉइंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। हम लोग तो सिर्फ हम लोग अपने देश में ही सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करते, प्रोडक्शन का सप्लाई या सब सामान हम लोग अपने देश के अंदर ही नहीं बेचते, बल्कि हम अपने कंट्री के बाहर भी उसको भेजते हैं। तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक तरह का आपको जहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन के कितना दूसरा देश हम लोग को कितना हम लोग को इम्पोर्ट किया, कितना हम लोग का कंट्री दूसरे जगह एक्सपोर्ट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एक तरह सा ये डाटा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें बताता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इसमें क्या हम लोग को पढ़ते हैं, हम लोग इसका क्यों इंपॉर्टेंट मैक्रो, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। प्रॉब्लम पॉवर्टी मतलब क्या हुआ, गरीबी, गरीबी का क्या कारण है, क्यों गरीबी आया, क्या रीज़न है, क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और नहीं है तो क्या रीज़न है, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये इसके लिए ज़रूरी था। एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन,
तो जब भी हम लोग इकोनॉमी बात करते हैं, फैक्ट्री का बात करते हैं, इंडस्ट्री से का बात करते हैं, इंडस्ट्री लगाइएगा, फैक्ट्री लगाइएगा, तो उससे क्या होगा, उससे गंदगी फैलेगा, उसका जो वेस्टेज होगा हम लोग इधर उधर वाटर इधर पानी में फेंक देते हैं या जहाँ में, तो उसके बारे में फिर हम लोग उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट भी गंदा ना हो। तो उसके बाद उसका 6 पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इसमें हो गया कि पॉलिसी बनाना है, इसमें पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, सरकार बनाता है कि क्या क्या हम लोग को स्टेप लेना चाहिए ताकि हम लोग का इकोनॉमी क्या हो, स्टेबल हो, और जो भी पॉल्यूशन या पॉवर्टी जो भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका रीज़न क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सके। चलिए, अब तो हम लोग यहाँ तक हम लोग समझ गए सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, इन दोनों में अब अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ स्टडी, स्टडी के आधार पर हम लोग बताएंगे क्या दोनों में अंतर है। तो माइक्रो इकोनॉमी का क्या है, इट स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑफ द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किस चीज़ का है बताता है, इसमें स्कार्सिटी यानी कमी, सारा चीज़ क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ स्कार्सिटी, कि ये स्कार्सिटी कमी के बारे में बताता है, चॉइस ऑफ द लेवल के बारे में बताता है, किसके बेसिस पे, इंडिविजुअल के आधार पर बताता है, ये एज अ होल नहीं बताता, एक व्यक्तिगत बताता है माइक्रो इकोनॉमी में। और मैक्रो इकोनॉमी क्या है, इट स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मतलब ये आपको सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बताएगा, ये पूरे कंट्री में, मतलब एग्रीगेट क्या स्थिति है, हम लोग का इकोनॉमी कैसा है, किस स्थिति में पहुंचा है, उसके बारे में बताएगा कि लोगों का कितना हम लोग का रिसोर्सेज है, क्या चॉइसेस है लोगों का, क्या डिमांड है, तो वो एग्रीगेट बताएगा, एज ए होल बताएगा, किसी पर्सनल लेवल पे नहीं बताता है। फिर सेकेंड पॉइंट है आपको इकोनॉमिक वेरिएबल्स, और इसका माइक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। इसमें कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई, क्योंकि हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल पे, इसलिए यहाँ के एग्रीगेट्स क्या क्या है, वेरिएबल्स क्या है, किस आधार पर हम लोग बात करते हैं, कंज्यूमर का डिमांड क्या है और प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या है, इसी पे आकर हम लोग का प्राइस वहाँ पे डिटरमाइन होता है। फिर यहाँ मैक्रो इकोनॉमी हम लोग सिर्फ कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई पे बात नहीं करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे बात करेंगे, मतलब पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में कितना आपको डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है, उस आधार पे प्राइस फिर डिटरमाइन किया जाता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ पे इसमें क्या होगा, माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें क्या है कि लिमिटेड डिग्री है आपको एग्रीगेशन का मतलब बताने का। जैसे अगर हम एक फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, उसमें मान लीजिए 5 फर्म काम कर रहा है साथ में, और वो एक बिस्किट बना रहा है पार्ले जी का, तो वो बता रहा है, तो वो सिर्फ जब हम एग्रीगेट भी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ उसी इंडस्ट्री के अंदर जो 5 फर्म है जो पार्ले जी बिस्किट बना रहा है, बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग किसी और बिस्किट के बारे में या किसी और फर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमी में क्या है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। और मैक्रो इकोनॉमी में क्या है, हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें अब क्या हो गया, इसमें है कि अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री है तो इसमें 5 फर्म के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, इसमें पूरे दुनिया, पूरे कंट्री में कितना सारा इंडस्ट्री है, उसके अंदर कितना फर्म काम करता है, अलग अलग बिस्किट, मतलब बिस्किट के बारे में बात करें तो अलग अलग बिस्किट, सिर्फ एक पार्ले जी के बारे में बात नहीं, बल्कि आपको और ब्रिटानिया हो गया और चॉकलेट हो गया, मतलब बहुत सारा जो भी अलग बिस्किट्स हो गया या किसी के बारे में तब बात करते हैं एग्रीगेट, मतलब ये कुछ लिमिट में बात नहीं करते हैं, तो ये हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको सेंट्रल इशू। अब सेंट्रल इशू क्या है, इसमें आते माइक्रो इकोनॉमी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, हम लोग के पास क्या होता है, रिसोर्सेज जैसे आपको कितना हम लोग का रिसोर्सेज है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, तो हम लोग एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, लिमिटेड में, तो इसमें क्या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बस एक छोटे स्तर पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे है मैक्रो डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट। अब इसमें हम लोग बात करें हम लोग कितना रिसोर्सेज था, हम लोग कितना एग्रीगेट सप्लाई हुआ, कितना एग्रीगेट डिमांड हुआ, उस पर जाकर एक प्राइस का हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे होता है ओवरऑल आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल का बात करते हैं और यहाँ पे ओवरऑल का बात नहीं करते हैं। फिर हो गया सेंट्रल इशू, एलोकेशन, सॉरी सेम पॉइंट है, ठीक है। अब 6th हो गया एजम्पशन। एजम्पशंस क्या हम लोग मानते हैं, इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमी में मानते हैं मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट,
ठीक है। इसमें हम लोग जब भी माइक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम लोग क्या एज्यूम किया जाता है कि मैक्रो वेरिएबल्स जितना भी आर कांस्टेंट, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कोई और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट सब क्या है, सब कुछ मान लेंगे हम लोग कांस्टेंट। इसमें नेशनल इनकम क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं है। और फिर उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमी का जब बात करते हैं एजम्पशंस में, तो मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। इसमें माना जाता है कि माइक्रो वेरिएबल्स जो है कांस्टेंट है, मतलब कि आपको डिमांड क्या है, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या है, वो क्या हम लोग मानेंगे कि वो कांस्टेंट है, वो ऊपर नीचे नहीं है। उसका प्राइस लेवल क्या है, कांस्टेंट है, कुछ चेंजेस माइक्रो इकोनॉमी में नहीं हुआ, माइक्रो वेरिएबल्स में नहीं हुआ है। ठीक है। और 7th पॉइंट हो गया इकोनॉमिक एजेंट्स। अब माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन है, इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। इसे हम बात ही कर माइक्रो जब भी आता है तो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। उसी तरह से इसमें क्या है, बात हुआ इंडिविजुअल, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ मैक्रो इकोनॉमी क्या क्या है, कौन हो गया आपको इकोनॉमिक एजेंट्स, तो आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, इटीसी और भी बहुत सारा है। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर सेबी हो गया आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या इसके अंदर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या सिक्योरिटी होना चाहिए कंज्यूमर के लिए, ये सब चीज़ यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं। तो ये लोग कौन है, आपको ये इकोनॉमिक एजेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक के। ठीक है। 8 पॉइंट है आपको मेथड ऑफ स्टडी। और मेथड ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमी क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो हम लोग एक इंडिविजुअल का ही, मतलब एक इंडिविजुअल का क्या, कंज्यूमर का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, तो प्रोड्यूसर क्या सप्लाई है, प्राइस की लेवल कहाँ डिमांड और सप्लाई का डिमांड होता है, तो एक छोटे स्तर पे बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। इसलिए क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये पूरा बता नहीं सकता कि पूरे कंट्री में क्या है पूरा, ये जो अगर आप दिखा रहे कि हाँ यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो गया, यहाँ प्राइस हो गया, तो एक छोटे स्तर पे हो गया आपको, या आप इससे ये अंदाज नहीं लगा सकते कि पूरे कंट्री में जो इकोनॉमी है स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैक्रो इकोनॉमी में क्या हो गया, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें क्या करेगा, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मतलब ये पूरे होल की बात करते हैं। जब भी कितने पूरे कंट्री में लोगों का क्या, आपको एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, वहाँ जाकर प्राइस तय हो रहा है, क्या इकोनॉमी है, ये हम जनरल का बात करता है, नहीं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आई होप आप लोग अब समझ पाए होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आपको लगभग इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगी तीनों जो भी मैंने 3 पार्ट में से डिवाइड किया एक जगह करके आपको डाल दूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगला दिन आप लोग को नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।